हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के दोस्तों एमसीक्यूज के क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन का आपको पूरा टॉपिक करा है दोस्तों अलग अलग पार्टों में। आपने नहीं देखा होगा तो आप जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको सारे के सारे थ्योरेटिकल आपको कराया गया है, जो आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम आएंगे दोस्तों। और उनके आधार पर दोस्तों जो आपके क्वेश्चन बचे थे, जिनमें आपका बचा था आपने क्या सीखा, और दोस्तों आप खासतौर पर आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम आते हैं तो वो बचे उनको भी दोस्तों हम यहाँ पर करा देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप आराम से देखिएगा दोस्तों वीडियो को आखिरी तक। देखिए दोस्तों आपने क्या सीखा में पहले हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको दोस्तों बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं या फिर आप कहीं रिवीजन आपका दोस्तों होता है। यहाँ पर देखिए प्रकाश का सरल रेखा में गमन होता है। आपने देखा था, पढ़ा था दोस्तों कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। और आपने देखा था निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए दर्पण तथा लेंस आपने देखा दोनों ही क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब को बनाते हैं दोस्तों। किसके माध्यम से दोस्तों? यदि आप दर्पण की बात करें तो यहाँ पर परावर्तन के माध्यम से बनाते हैं, और वैसे दोस्तों यदि आप लेंस की बात करें तो ये आपके अपवर्तन के माध्यम से प्रतिबिंब को बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। या तो आपका आभासी बनेगा या फिर आपका वास्तविक बनेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अगला बिंदु क्या है, सभी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तक के नियमों का पालन करते हैं। परावर्ती पृष्ठ मतलब दोस्तों जो आपके दर्पणों में होते हैं, खासतौर पर आपने देखा होगा दर्पण में दोस्तों एक तरफ आप पॉलिश कर देते हैं तो जो भी प्रकाश की किरण आती है वो परावर्तित हो जाती है पृष्ठ से, और इससे दोस्तों आपके ये परावर्तन के नियम का पालन करती है। अर्थात जो भी आपके परावर्तन के 2-3 नियम बताए थे उनको आपको पता होना चाहिए दोस्तों, उन्हीं का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करता है। और वैसे दोस्तों यदि आप लेंस की बात करें तो लेंस में आपके अपवर्तन के नियम लगते हैं, अर्थात प्रकाश की किरण यहाँ पर जो है अपवर्तन के नियमों का पालन करते हुए दोस्तों प्रतिबिंब बनाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गोलीय दर्पण तथा लेंसों के लिए नई कार्तीय चिह्न परिपाटी अपनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्तीय चिह्न परिपाटी के माने आपको समझना है, जो आपके दोस्तों कार्तीय तल होता है, ये आपका ऊपर वाला आपका दोस्तों वर्टिकल वाला वाई कहलाता है, और ये आपका एक्स अक्ष कहलाती है। तो इसी के आधार पर दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए ये कार्तीय तल होता है, इसमें आपके यहाँ पर पॉजिटिव होता है दाईं ओर, और बाईं ओर आपका दोस्तों नेगेटिव होता है। वैसे आप वाई को देखें दोस्तों तो वाई आपका ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे आपका नेगेटिव होगा। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों हम देखते हैं कि आपके दूरी क्या है आपकी, और वैसे आपके प्रतिबिंब का आकार क्या है, और वैसे दोस्तों आपकी प्रतिबिंब यहाँ पर ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, उनके आधार पर दोस्तों आपको चिह्न परिपाटी बताई थी। अब यहाँ पर देखिए दर्पण सूत्र जो आपका होता है दोस्तों 1/v + 1/u = 1/f होता है। और जहाँ पर आपका दोस्तों u क्या है, बिंब की दूरी होती है, और वैसे आपका प्रतिबिंब की दूरी v होती है दोस्तों, तथा गोलीय दर्पण का फोकस दूरी जो आपकी होती है, फोकल लेंथ जो होती है वो आपकी f को दर्शाती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये v और u आप कहाँ से मापेंगे, या फिर आप f कहें। यदि आप दर्पण की बात करें तो दर्पणों में दोस्तों आप यहाँ पर कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं दोस्तों। जो आपका P होता है, ध्रुव होता है सेंटर में, वहाँ से आप मापते हैं। वैसे ही दोस्तों यदि आप लेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर आप आगे बताएंगे आपको, वहाँ पर आप प्रकाशिक बिंदु से मापते हैं। अगला बिंदु आपका आता है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बार बार आता है, दोबारा आप रिवीजन कर लें। यहाँ पर आपका दोस्तों देखिए जो आपकी फोकस दूरी होती है, यदि आप f बराबर करेंगे दोस्तों तो ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला यहाँ पर देखिए किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आवर्धन आपने देखा, मैग्नीफिकेशन आपने देखा दोस्तों, m बराबर क्या होता है, जो आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई है h' दोस्तों बट्टे h आपका होता है। और वैसे यदि आप दर्पण के लिए निकालेंगे तो आपका -v/u आएगा। वैसे दोस्तों यदि आप लेंस के लिए निकालेंगे तो आपका v/u आता है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला बिंदु क्या है दोस्तों, सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करने वाली कोई प्रकाश की किरण दोस्तों अभिलंब से परे झुक जाती है। आपने देखा था दोस्तों जब प्रकाश का अपवर्तन होता है अलग अलग माध्यमों में, अपवर्तन का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, अलग अलग माध्यमों में एक से अधिक माध्यम में दोस्तों प्रकाश का गमन। और जब अलग अलग माध्यमों में जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या होगी दोस्तों, उसकी दिशा में परिवर्तन होगा। अब ये परिवर्तन किस आधार पर होता है यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पर बताया भी गया है, ये नियम होते हैं आपकी। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपको बताया था अभी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। अत्यधिक चाल से गमन करता है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रकाश की चाल ये आपकी निर्वात में थी, या फिर आप वायु में भी कह सकते हैं दोस्तों। यदि आप अलग अलग माध्यमों में देखेंगे, जैसा कि आपका दोस्तों वायु में देखेंगे अलग होगी, वैसे ही दोस्तों आपका कांच में देखेंगे आपकी अलग होगी। तो सभी माध्यमों में दोस्तों प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, और यहाँ पर देखिए निर्वात में ही सर्वाधिक आपकी होती है। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात
में चाल तथा प्रकाश के माध्यम में चाल का अनुपात होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपका पारदर्शी माध्यम की बात करें दोस्तों, उसका अपवर्तनांक का फॉर्मूला को बताया था N12 बराबर आपका क्या होता है दोस्तों, V2/V1। अर्थात दोस्तों जो आपका दो माध्यम होंगे, ये आपका दूसरे माध्यम में चाल है दोस्तों, और ये आपका पहले माध्यम में, तो यही आपका अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपको निकालना है तो उसमें क्या निकालेंगे आप, निर्वात में चाल तथा माध्यम में चाल दोस्तों दोनों का अनुपात होता है। अब यहाँ पर अगला बिंदु देखिए दोस्तों, किसी आयताकार कांच की स्लैब के प्रकरण में आपने देखा था कि अपवर्तन वायु कांच अंतरापृष्ठ एवं कांच वायु अंतरापृष्ठ दोनों पर होता है दोस्तों। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में समांतर होती है। आपने देखा था दोस्तों, एक आपने स्लैब देखी थी, कांच के स्लैब में जब यहाँ पर किरण गिरती है तो ये दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर अपवर्तित होगी, थोड़ा सा यों होगी, और फिर दोबारा दोस्तों ये समांतर हो जाएगी। तो इसमें आपने देखा था कि एक यहाँ पर आपका जब अंदर गई, एक पृष्ठ यहाँ पर हो गया दोस्तों पहला वाला, और ये आपका दूसरा यहाँ पर हो गया, तो दोनों जगह दोस्तों क्या होती है, अपवर्तित होती है। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, लेंस का सूत्र आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों। आपने देखा था दर्पण के सूत्र में यहाँ पर आपका बीच में प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका माइनस होता है, ये आपको ध्यान देना है। और बाकी दोस्तों बिल्कुल आपका वही होगा, और यहाँ पर सिंबल भी दोस्तों आपके वही हैं। बिंब की दूरी u है, और प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों आपका v है, और फोकल लेंथ आपकी f होती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप मापते कहाँ से हैं, जो आपका बीच में प्रकाशिक बिंदु होता है दोस्तों, यहाँ पर आप बोलते हैं इसे आप O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से आप दूरियों को मापते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, फोकस दूरी आपको बताया था, मुख्य फोकस आपका जो होता है वहाँ से लेके यहाँ बिंदु तक की दूरी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अब दोस्तों P बराबर आपको बताया था 1/f होता है। व्युत्क्रम का मतलब दोस्तों आपका इन्वर्स, तो P बराबर 1/f होता है दोस्तों, या फिर आप कहें F बराबर 1/p। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप मीटर में देखेंगे फोकस दूरी को, फोकल लेंथ को। जब आप डायोप्टर में दोस्तों ये देखते हैं तो F आपकी हमेशा मीटर में होनी चाहिए, तो ये आप नोट कर लेंगे। और इसका मात्रक दोस्तों आपका एसआई पद्धति में डायोप्टर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों एमसीक्यूज क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ, यहाँ पर बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, उपयुक्त नहीं है। इनमें आपका जल होगा, या कांच होगा, या प्लास्टिक होगा, या मिट्टी होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी यहाँ पर पारदर्शी हो सकते हैं दोस्तों, अर्थात इनके माध्यम से आप एक लेंस बना सकते हैं। लेकिन मिट्टी दोस्तों नहीं बना सकते, क्योंकि मिट्टी में दोस्तों यहाँ पर प्रकाश परावर्तन नहीं होगा, ना ही अपवर्तन होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपकी वही कंडीशन आएगी, आपको बताया था। यदि आप दोस्तों वस्तु को रख देंगे, आपको चाहिए आभासी और सीधा आपका दोस्तों, एक कंडीशन आपकी होती है दोस्तों, जब आप F और P के बीच में वस्तु को रखते हैं, यहाँ पर आपने रखा दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर से प्रकाश आपका जो परावर्तित होगा, ये आपका दोस्तों वक्रता केंद्र की ओर पीछे को आप बढ़ाएंगे तो यहाँ से आपका जाता हुआ परावर्तित होगा दोस्तों। और वैसे यदि आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो आपका लगभग यहाँ जाएगा। और एक बिंदु आपका आता है दोस्तों, यदि आपका P से कोई किरण जाती है तो आपकी यहाँ से निकलेगी, यहाँ से आप पीछे को बैक हो जाएगी, और यहाँ से यदि आप दोस्तों आगे बढ़ाएंगे तो आपको लगभग यहाँ पर दोस्तों एक आभासी मिलेगा। तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी। तो आपका क्या होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज़ का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस में कहाँ पर रखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको लेंस की बात कही गई है, तो वस्तु के बिल्कुल बराबर आपको प्राप्त करना है दोस्तों। तो इसके लिए कंडीशन हमने पढ़ी थी, यदि आपको याद होगा। तो यहाँ पर जो आपका C था दोस्तों, वक्रता केंद्र था, जहाँ पर आप 2F कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आपने 2F बराबर C माना था, तो यहाँ पर आप यदि वस्तु को रख दें तो ये आपका दोस्तों कहाँ पर मिल रहा था आपको, बिल्कुल आपका दोस्तों यहाँ पीछे मिल रहा था C पर दोस्तों, इधर वाले C, ये आपका C1 हो गया, C2 पर आपको मिलता था बिल्कुल इसी के बराबर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। या फिर आप कहीं वक्रता केंद्र कहीं लिख के आएगा तो वहाँ पर आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या है, -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस की संभवतः दोस्तों प्रकृति आपको बतानी है। दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो -f आपकी जो दोस्तों दोनों की फोकस दूरी है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये आपका यहाँ पर देखिए अवतल लेंस का ही होता है और अवतल दर्पण में भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका दोनों क्या हो जाएंगे, अवतल हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा था दोस्तों दर्पण में भी आपकी दाईं ओर ही दोस्तों, बाईं ओर ही आपकी फोकस दूरी होती है दोस्तों। वैसे आपने लेंस में देखा था, लेंस में भी दोस्तों आपकी बाईं ओर ही आपकी फोकस दूरी होती है। तो इसीलिए दोस्तों ये आपका माइनस होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा, संभवतः दर्पण है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा प्रतिबिंब आपका सदैव किस में बनता है आपको बताना है। यदि आपका सीधा ही प्रतीत होता है कितनी दूरी पर है तो इसका मतलब आपका केवल समतल होगा या केवल अवतल होगा या केवल उत्तल होगा या फिर दोनों, या तो समतल या फिर अवतल उत्तल। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका उत्तल में भी दोस्तों आपको क्या मिलता है, आपको सीधा मिलता है, और समतल में भी दोस्तों आपको सीधा ही मिलता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे या तो आपका समतल होगा दोस्तों या फिर आपका उत्तल होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी शब्दकोश अर्थात आपका डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए दोस्तों आप कौन से वाले लेंस को पसंद करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आपको छोटे शब्दों को पढ़ना है दोस्तों, अक्षरों को पढ़ना है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला फोकल लेंथ वाला उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर और बचता है आपका, जो आपका बार बार पूछा जाता है, निम्न में से प्रयुक्त होने वाले आपको जो प्रकार यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए पहला को क्या दिया है, किसी कार का अग्रदीप अर्थात दोस्तों आपकी हेडलाइट यहाँ पर है, तो इसमें कौन से वाले दर्पण का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। हेडलाइट में दोस्तों आपको हमेशा याद होगा अवतल दर्पण का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण दोस्तों क्या करता है, एक सीधा पुंज देता है और प्रकाश को फैलाता है। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी वाहन की पार्श्व दृश्य को देखने के लिए दर्पण कौन सा इस्तेमाल होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ड्राइवर की बगल में लगा रहता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए, वो आपका हमेशा ही उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि दोस्तों वो क्या करता है, प्रकाश की ज़्यादा किरणों को अभिसारित करता है दोस्तों। अगला यहाँ पर देखिए सौर भट्टी में कौन सा इस्तेमाल होगा। सौर भट्टी में दोस्तों आपको पहली कंडीशन बताई थी हमने, जो अवतल दर्पण में बताई थी दोस्तों, यदि आपका प्रकाश अनंत से आता है तो ये दोस्तों आपका मुख्य फोकस पर केंद्रित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं सौर भट्टी में अवतल दर्पण का दोस्तों, जो आपका सूर्य की किरणों को एकत्रित कर देता है। तो ये देखिए दोस्तों आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर थे देखे, ये आपके बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे दोस्तों। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ ही बने रहेगा दोस्तों। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।